गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एस एंड गेट एजुकेशन अकेडमी। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ लोड, है ना। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कुछ लोड के एनालिसिस देखा था, लोड का इफेक्ट देखा था। आज उसी तरह आगे भी देखेंगे, इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे और बाकी बचे हुए लोड्स को आज कवर करें। उम्मीद करता हूँ आपने इससे प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, और यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। और हम लोग आज कुछ नए क्वेश्चंस भी क्या करेंगे, बनाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर से लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, कल की क्लास में हमने क्या क्या सीख लिया था। कल की क्लास में हमने देख लिया था कि एक्सियल यदि लोड हो, है ना, तो उसका क्या इफेक्ट होता है। क्या होता है इफेक्ट, बताइए क्या क्या बनता है एक्सियल लोड हो। तो हमने ये देखा था कि यदि एक्सियल लोडिंग का केस हो तो उस कंडीशन में हमारा केवल एएलडी बनता है। क्या बनता है भाई? एएलडी बनता है। केवल केवल एएलडी बनता है, एएलडी बनता है। और वो भी कांस्टेंट रहेगा अगर प्योर एक्सियल लोडिंग है तो, प्योर एक्सियल लोडिंग है ना। और एसएफडी जीरो होगा, नहीं कोई भी एसएफडी नहीं बनेगा, शेयर फोर्स डायग्राम नहीं बनेगा, कोई भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी नहीं बनेगा, बीएमडी भी जो होगा वो भी जीरो होगा, और ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम भी नहीं बनेगा, टीएमडी भी नहीं बनेगा। इसके बारे में हमने कल डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, आप सबको ये वाली बात समझ आ गई होगी, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। दूसरी एक बात देखिए, दूसरा जो आपने एक चीज पढ़ा था वो था इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। ठीक है, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग में आपने देखा था कि यदि आपको एक लोड ऐसा पी लगा है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये जो है ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ना, और यहाँ से यहाँ तक एक इसेंट्रिसिटी मेंटेन्ड है। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि क्या क्या बनेगा। क्या क्या बनेगा भाई? सर इसमें हमारा पहली चीज़ जो बनती है वो बनता है हमारा एएलडी। और एएलडी कैसा रहता है, एक्सियल लोडिंग डायग्राम कैसा रहता है साहब? कांस्टेंट रहता है। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर क्या बनता है, एसएफडी बनता है। क्या सर? एसएफडी तो यहाँ पर जीरो होता है। लेकिन सर बीएमडी बनता है, और बीएमडी जो बनता है वो कैसा बनेगा? कांस्टेंट बनेगा, है ना। और मैंने यहाँ आपको अपना बीएमडी का कन्वेंशन भी बताया था, बीएमडी यहाँ पर कांस्टेंट। टीएमडी बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि टीएमडी तभी बनता है जब आपका इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड हो। अगर इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड नहीं है तो टीएमडी। यहाँ तक की बातें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। किसी को भी कोई डाउट है इस पर तो पूछ सकते हैं। क्लियर है ये वाली बातें, है ना। आगे बढ़ चले, बताएंगे एक बार आप, यहाँ पर कोई डाउट है आपको? डाउट है? नहीं? चलो आगे बढ़ चले, आगे बढ़ चलते हैं। अब हमें एक जो लोडिंग कंडीशन देखना है ये है प्योर बेंडिंग, राइट। हमें प्योर बेंडिंग के बारे में समझना है। अब यहाँ पर प्योर बेंडिंग में होता क्या है बच्चों? प्योर बेंडिंग में क्या होगा, इसके इसके एनालिसिस में सपोज मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दिखाता हूँ बच्चों। ये मान लीजिए एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लोड लगा है। कैसा लोड है? एस एम। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने केवल एक बेंडिंग कपल लगाया है। कैसा कपल है ये? एक है ना, बेंडिंग कपल है। अगर मैं यहाँ पर केवल बेंडिंग कपल लगा रहा हूँ तो बेंडिंग कपल के वजह से जो डायग्राम बनेगा, है ना, एएलडी बनेगा क्या? पहले तो आप सोचो एएलडी बनेगा क्या? सर एएलडी तो नहीं बनेगा। एएलडी इसका कैसा होगा? अगर मेरे को बताए कोई एएलडी बनाओ तो मैं बोलूँगा सर एएलडी तो जीरो होगा, है ना। एएलडी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सियल लोडिंग ही नहीं है। अगर एक्सियल लोड नहीं है तो आप उसका डायग्राम कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। एएलडी जीरो होगा। एसएफडी की बात करें, शेयर फोर्स डायग्राम की बात करें, सर शेयर फोर्स डायग्राम भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो केवल बेंडिंग कपल लगा है, प्योर बेंडिंग कपल लगा है। तो चूंकि प्योर बेंडिंग कपल है तो वहां पर शेयर फोर्स डायग्राम भी क्या होगा? जीरो होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें टीएमडी की बात करता हूं तो टीएमडी भी जीरो होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम भी जीरो होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब आइए आखिरी चीज जो आपके पास बचता है वो बचता है केवल और केवल इसका बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो मैं एक बार यहाँ पर आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा।
सेम क्वेश्चन है, ये आपका एक्सेल लोडिंग है। आपको मेरी कन्वेंशन याद हो गई होगी कि क्या कन्वेंशन में लेता हूँ, है ना, पॉजिटिव, इधर से अपवर्ड जाते हुए सारे एरोज पॉजिटिव और इधर से जितने भी मोमेंट होंगे अपवर्ड जाते हुए पॉजिटिव। ये वाली बात आपको मैंने कल समझाई थी। तो अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड आएगा m और यहाँ से फिर ये कांस्टेंट 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 जाके एंड पे क्लोज हो जाएगा। बात समझ आ गई? आई थिंक ये वाली बात समझ आ गई। तो यहाँ आपको BMD जो रहेगा वो पॉजिटिव है ना, और कांस्टेंट है। ये वाली बात समझ आ गई। तो यदि किसी मेंबर पे, इफ इन एनी मेंबर द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ, देन द लोडिंग इज कॉल्ड एज प्योर बेंडिंग। देन द लोडिंग इज कॉल्ड एज प्योर बेंडिंग। ठीक है, आप कैसे जानेंगे वहां पर प्योर बेंडिंग है कि नहीं? आप उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे। यदि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट इट्स लेंथ, तो आप इसे क्या नाम देंगे? तो आप इसे दे देंगे नाम क्या? प्योर बेंडिंग का। इसे आप क्या कहेंगे बच्चा? इसे आप कहेंगे प्योर बेंडिंग। गुड इवनिंग निखिल। चलिए आइए, आपको ये बात समझ आ गई होगी प्योर बेंडिंग क्या होता है, ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, प्योर बेंडिंग क्या होता है? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर, then it is said to be what? Pure bending। ठीक है, एंड इफ यू सी हियर, आपको एक चीज समझ आएगा कि यहाँ पर रिएक्शन जो होगा, यहाँ पर आप एक अपोजिट डायरेक्शन में बेंडिंग मोमेंट लगा रहे होगे, दैट्स व्हाई यहाँ पर वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हो रहा है वो क्लोज हो रहा है। ये वाली बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को। आइए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक क्वेश्चन के तौर पे लेते हैं इसका। कुछ BMD बना के बताइए मुझे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए और मुझे बताइए कि किस तरह आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आपको रिएक्शन बताना है पॉइंट ए पे। आपके पास लोडिंग कुछ इस तरह है, 5M, TM, 2M, राइट। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया कि आपको बताना है कि व्हाट विल बी द रिएक्शन एट ए। जो भी आपके बेंडिंग मोमेंट का क्लोजिंग साइड होगा वो इसका रिएक्शन बताएगा। ये वाली बात आपको समझ आती होगी। ठीक है, आइए देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और आपको बनना भी चाहिए, राइट। आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऊपर ही जा रहा है एरो, है ना, मेरे सेक्शन के अकॉर्डिंग ऊपर ही जा रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 5M। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, कोई भी चेंज नहीं। फिर अगर आप यहाँ पर देखें पॉइंट सी पे, तो पॉइंट सी पे 5M प्लस 3M कितना हो जाएगा भाई? 8M। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था। फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट। अभी डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे सर? नीचे ले आएंगे। नीचे कितना आएगा सर? 8 - 2 दैट इज 6M। फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट और फिर ये क्लोज। अगर आपको इसको क्लोज करना है तो ऑब्वियसली इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 6M डाउनवर्ड। ठीक है, ये वाली बात आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आपसे बन जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये वाली बात समझ आई? क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा। A, this is point B, this is point C, this is D, this is right. They have given the section modulus to be Z। ठीक है, सेक्शन मॉड्यूलस Z दिया है पूरे मेंबर के लिए। आपको बताना है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ऑफ AB
to that of stress in CD. You have to tell me the ratio of the stress in this particular case. Try to solve this case. इसे करने की कोशिश करें. आपको बताना है स्ट्रेस का रेशियो AB टू दैट ऑफ CD. AB टू दैट ऑफ CD स्ट्रेस का रेशियो आपको बताना है. सोचिए, बनाइए. सोचिए. क्या आ रहा है रेशियो? चलिए आइए देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं. आइए यहाँ पर देखेंगे तो 6m, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन पे. सर 3m हो जाएगा. कैसे सर? 6 और 3 दोनों अपोजिट है तो माइनस होके 3m हो गए. डी तक पहुँच गए आप. फिर आगे बढ़िए. फिर आपको यहाँ पर दिख रहा है 4m, तो यहाँ हो जाएगा साहब 7m. ठीक है. फिर यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच गए. यहाँ पर जाइए, ये हो जाएगा आपका 8m. यहाँ पर यानी आपको ये पता चल गया कि डायरेक्शन होगा इस तरफ और आएगा 8m. क्लोज कर दीजिए आपके BMD को. राइट. अब आपको पूछ रहा है रेशियो, तो अब आप क्या लिखेंगे? सर अगर आप स्ट्रेस निकालते AB का तो आप लिखते 8m/z. यही लिखते बच्चा. अगर आप CD के लिए देखते हो भाई तो आपको क्या दिखता? CD के लिए अगर आप CD सेक्शन पे देखें तो ये है CD सेक्शन. राइट. यही है आपका CD सेक्शन. क्या है? मैग्नीट्यूड 3 है. 3/z. तो अगर आप स्ट्रेस निकाल रहे हो AB बाई CD, दैट विल बी 8/. क्लियर है? 8/3 क्लियर है? ठीक है. CD बोला था बेटा तो वहाँ 3 है तो 8/3 होगा, ना कि 8/7. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आए ना? राइट. नाम लिख के देख लीजिए. दिस इज अगेन C से यहाँ पर आपका B, ये A है. तो AB सेक्शन में 8 है, BC सेक्शन में 7 है M, और CD सेक्शन में 3m है, और DE सेक्शन में 6m. ठीक है. ये वाली बात क्लियर होगी? नहीं 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 नहीं. बीच वाले को देखिए, बीच वाले को देखिए. एक तो चेंज है डायरेक्शन. देख रहा है ये D पॉइंट पे. ठीक है. आइए एक क्वेश्चन और बनाइए. राइट. अगर आप यहाँ पर आइए एक क्वेश्चन और देखिए, इस क्वेश्चन को फिर करते हैं. आइए यहाँ पर पॉइंट 8m. राइट. देखो जिसको डाउट हुआ हो रहा है मैं बताता हूँ, एक सेकेंड. जिनको डाउट हो रहा है ना थोड़ा सा, मैं उनके लिए क्लियर करता हूँ. क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना. रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन AB's टॉप फाइबर to that of ratio of stress in BC bottom fiber. क्वेश्चन ये. ठीक है. अब आप जब भी उस क्वेश्चन को बनाएं तो ऐसे पहले वहां C और D के बीच में कहीं हाथ रखें. अगर आप देखें तो आपका कन्वेंशन, जो मेरा कन्वेंशन है वो कैसा है ना? मैंने ऐसा दिखाया था आपको पॉजिटिव. मतलब ये मेरा हैंड है, दिस इज सपोज माय हैंड. अब इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मेरा कैसा दिख रहा है? ऊपर की ओर जाता हुआ. मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, मैं ऊपर की जाता हुआ देख. ये वाली बात क्लियर है? फिर आगे आता हूं मैं. अगर आऊंगा तो मुझे फिर
सेम हाथ को ही बस आगे बढ़ाते चलना और उसको बनाना है। जैसे कि मैं ये वाले केस में आपको एक बार बना के बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट होता है तो फिर पूछिएगा। ये पॉइंट डी है आपका, डी में अभी आप मेरे कन्वेंशन के हिसाब से नीचे बनेगा 8m, बना लिया आपने। फिर आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए, जब आप सी पॉइंट पे आएंगे, पॉइंट सी पे आएंगे, अब आप पॉइंट सी पे आए, आपको दिखा कि डायरेक्शन अब चेंज हो गया है ना। ओके, यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखिए आप इसे लिखिए 9m, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखें 9m है, अगर 9m यहाँ पर मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, +m ऊपर आ जाएगा। क्लियर ये चीज, m ऊपर आया। फिर आप आगे बढ़ते गए, यहाँ पर देखा m और यहाँ पर देखा 2m, यहाँ पर देखा m और यहाँ पर 2m, दोनों में डायरेक्शन कैसा है, उल्टा है ना। m तो इस डायरेक्शन पे है और 2m अगर इसी के रिस्पेक्ट पे आप देखोगे तो वो इस डायरेक्शन पे है हाथ के, राइट, ऐसा। तो यहाँ पर क्या बचेगा सर, -m बचेगा, तो आप इसे -m ले आइए नीचे। फिर यहाँ से आप क्रॉस करेंगे। क्लियर हो गया, अब ये क्लियर हो गया, ये देखिए A B C D। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो वो आपको पूछ रहा है AB और BC का, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। अगर आप AB पे देखें तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव है, जब आप BC पे देखें तो यहाँ पर वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब BC पे बेंडिंग कैसा हो रहा होगा, इस तरह, हाँ बोलो हाँ, स्माइली की तरह ऐसा बेंडिंग हो रहा होगा। दिस इज योर BC। AB में बेंडिंग कैसा हो रहा होगा साहब, ये आपको सब ध्यान देना है आंसर देते समय। AB में ऐसा बेंडिंग हो रहा होगा, दिस इज योर AB। क्लियर है बच्चा। अब क्वेश्चन रीड करो, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है टॉप फाइबर ऑफ AB, मतलब यहां, एंड बॉटम फाइबर ऑफ BC, वेरी गुड, मतलब ये वाला फाइबर। अभी तो आप बच गए, लेकिन अगर यही क्वेश्चन, अभी आप कैसे बच गए, देखिए दोनों mm है तो आप लिख देंगे कि सर जो रेशियो आएगा, रेशियो ऑफ AB, वो क्या हो जाएगा सर, m/z। सर दूसरे वाले के लिए स्ट्रेस ऑफ BC के बॉटम फाइबर पे भी देखें तो वो भी m/z, तो यहां पर रेशियो क्या आ गया 1, ठीक है, वैल्यू आ गई 1। बट अगर यही क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन पे क्या करता, चेंज करता, इसका आंसर अगर कोई मुझसे लिखवाए तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज 1। बट अगर यही क्वेश्चन कुछ वो ऐसा चेंज कर देता, सेम क्वेश्चन आपका चेंज कर देता, तो एग्जाम में आप इसे गलत करके आ गए होते। अगर यहां पर बॉटम फाइबर की जगह ये लिख दे टॉप फाइबर, दोनों के टॉप फाइबर का, अब आप देखो, आप इतना दिमाग नहीं लगाते वहां पे, राइट। या कुछ लोग तो इसे भी गलत बनाए होंगे, 1 के जगह -1 लिखे होंगे, 1 के जगह -1 उनका आंसर आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि वो पहली बार में ले लेंगे क्या, -m, वो क्या देखेंगे, ऐसा लिखेंगे अंधों की तरह AB, और ये चीज छोटी सी बात है लेकिन वो ध्यान नहीं देते। दिस इज व्हाट, -m/z लिख देंगे AB के लिए, BC के लिए क्या लिख देंगे, m/z। अब काट के लिखेंगे आंसर -1। गलत है ये, क्यों, क्योंकि भाई वो बोल रहा है AB का टॉप फाइबर, दिस वाज द टॉप फाइबर, राइट, एंड BC का बॉटम फाइबर, मतलब ये, दैट्स व्हाई आंसर आपका क्या आया 1। लेकिन अगर उल्टा कर देता, जैसा कि मैंने क्वेश्चन चेंज किया, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा -1। क्यों, क्योंकि साहब यहां पर देखो, जब BC का बॉटम फाइबर लोगे तब आपको यहां पर ध्यान से देना है, दोनों के टॉप फाइबर, इसका टॉप फाइबर में क्या आ रहा होगा सर, नेगेटिव, इसके टॉप फाइबर में क्या है, पॉजिटिव। आई होप मैं जो समझाना चाह रहा था वो क्लियर है, नहीं है तो मुझसे पूछेगा। क्लियर है, मान लो ये वाला क्वेश्चन, देखो इसी टाइप का क्वेश्चन गेट में आता है, रहता वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो m/z का ही है, स्ट्रेस निकालना मतलब क्या, m/z, बट वो उसका मजा ले लिया आपसे, है ना, और आपको कंफ्यूज कर दिया, टॉप फाइबर बॉटम फाइबर ऐसा लिख के। तो आप जब भी डायग्राम बनाए, आपके दिमाग में ये चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। बताइए बच्चा, बात क्लियर है, आगे बढ़ाऊं, नेक्स्ट लोड की एनालिसिस पे चले। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बढ़ चले। अच्छा, ध्यान से चलो, इस चीज को समझ लो, अगर डाउट है तो एक बार और समझ लो, जैसे कि वो पूछ रहे हैं, ठीक है, मैं इसे एक बार और करा देता हूं, ध्यान से देखना, है ना।
आ जाओ। क्वेश्चन क्या था, पहले तो बेसिक क्वेश्चन पे आओ, जो आपने अपने कॉपी पे लिख रखा है ना, मुझे पहले सबको साफ करने दो फिर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने बीएमडी बनाया, कोई भी दिक्कत नहीं है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, ठीक है, आई एम रिपीटिंग, ओके। ये आपने एक बार बीएमडी बना दिया पूरा, ठीक। क्वेश्चन क्या था साहब, आपका क्वेश्चन ये था, दिस इज बॉटम फाइबर लिखा था, राइट। आपने ये ड्राइंग बनाया, अब आप मेरे को ये बताइए ए बी जो बार है उसमें नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आया, इसका मतलब उसमें बेंडिंग कुछ इस तरह हो रहा होगा साहब, हॉगिंग का केस बन रहा होगा लाइक दिस। इसका मतलब इसके टॉप फाइबर पे क्या होगा सर, टॉप फाइबर पे इसके टेंसाइल आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, राइट। और बॉटम फाइबर में इसके क्या आ रहा है, बॉटम पे आपका नेगेटिव आ रहा होगा, दिस इज योर ए बी। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, स्ट्रेस इन टॉप फाइबर, तो क्या मैं लिखूंगा, सिग्मा ए बी टॉप फाइबर, व्हाट इट विल बी सर, इट इज एम, मैग्नीट्यूड इज एम ओनली ना, मैग्नीट्यूड तो एम है, मैग्नीट्यूड इज एम सर, एम, लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव यहां पे बनेगा, स्ट्रेस आएगा डिवाइडेड बाय जेड, क्लियर। नाउ अगर आप आते हैं सिग्मा बीसी पे, बीसी पे क्या लेना है साहब आपको, बॉटम फाइबर। अब अभी आप देखिए ए बी में तो वैसे नेगेटिव था, नेगेटिव का सेंस समझिए, नेगेटिव का सेंस मतलब उसमें बेंडिंग ऐसा हो रहा है इस तरह, राइट। लेकिन इसके टॉप फाइबर में पूछा था, इस वजह से आपने पॉजिटिव लिया, इज दैट क्लियर, राइट, बिकॉज यू हैव आस्क्ड फॉर पॉजिटिव, दैट मींस टॉप फाइबर, टॉप फाइबर में कैसा आ रहा है, टेंसाइल आ रहा है, इस वजह से व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ बीसी द बेंडिंग विल बी लाइक दिस, सी हियर, if the bending is like this, now you tell me what will come in bottom fiber, sir, again it is positive, so you will be writing it m by z, and when you will take the ratio of these two it will be 1, is that clear now, ये वाली बात आप समझ आई, yes or no, क्लियर, अब क्लियर हो गया, आई होप सो। आपको फाइबर्स देखना है, बेंडिंग मोमेंट से फाइबर्स देखना है, और फाइबर्स देख के उसके बाद डिसाइड करना है, ठीक है, ठीक है साईं, चैतन्य, अभिषेक, यस, ओके, ओके, वेरी गुड। छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन इन गलतियों को आप अपने कॉपी में अगर मार्क करते हैं तो आपसे एग्जाम में ये गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज जब दें तो इस टाइप का क्वेश्चन देखें, वो टॉप फाइबर पूछ रहा है, बॉटम फाइबर पूछ रहा है, न्यूट्रल फाइबर पूछ रहा है, कहां पर पूछ रहा है, राइट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आई थिंक अप टू दिस everything is clear to you. Now before I proceed further, मैं आपको मेरे shear force डायग्राम का कन्वेंशन बताना चाहता हूं, और बड़ा सिंपल सा है मेरे shear force डायग्राम का कन्वेंशन, ध्यान से देखना। यहां पे मेरे लिए होगा ऐसा कन्वेंशन। अब मेरे स्टूडेंट्स ये समझ गए होंगे, अगर मैं इधर का सेक्शन देख रहा हूं, इस तरफ का सेक्शन देख रहा हूं, तो सारे डाउनवर्ड वाले फोर्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और यदि मैं इधर का सेक्शन देख रहा हूं तो सारे अपवर्ड फोर्स जो होंगे वो मेरे लिए क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सिंपल कन्वेंशन आई एम यूजिंग, इज दैट क्लियर, इजी है। मेरे बेंडिंग मोमेंट का कन्वेंशन भी इजी है, स्माइली बनाओ, और शेयर फोर्स का भी याद रखना भी इजी, एग्जाम में अप्लाई करना भी इजी है। आई थिंक यहां तक का आपको चीज समझ आया होगा, बस ये बात याद रखना है, मैं शेयर फोर्स को ऐसा रिप्रेजेंट करता हूँ, डाउनवर्ड इधर के लिए पॉजिटिव, इधर डाउनवर्ड पॉजिटिव, और अगर इधर का सेक्शन देख रहे हो तो अपवर्ड पॉजिटिव। चलें आगे, आइए।
अब आप समझिए कि आपके पास एक ऐसा बॉडी है जिसमें मैंने एक लोड लगाया है ऐसा, क्या क्या इफेक्ट आएगा इस लोड के वजह से वो हम देखते हैं। अगर आप यहां पर देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या इसका ईएलडी बनेगा? बच्चों ईएलडी बनेगा क्या? सोचो और बताओ कि इसका ईएलडी बनता या नहीं बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा कैसे डिसाइड करेंगे आप? आपको ये देखना है कि क्या यहां पर एक्सियल लोडिंग है, अगर है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। नहीं, ईएलडी 0 होगा। वेरी गुड अभिषेक। अब इसकी बात करते हैं एसएफडी, शियर फोर्स डायग्राम। अब आप इसका पहले तो बेसिक समझिए बच्चा, है ना। मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आ जाइए। अब आप क्या करिए ना, यहां पर एक कुछ दूरी पे मेरे को एनालिसिस करना है शियर फोर्स, राइट। एक ऐसा सेक्शन ले लिया, आपको याद होगा, आप कंपेयर कर सकते हैं इसके पूरे एनालिसिस को इससे जो मैंने आपको पढ़ाया था, याद है। यहां पर इसेंट्रिसिटी था, कुछ दूरी था। सिमिलरली इस लोड और यहां पर कोई डिस्टेंस है, कुछ दूरी है x, वहां पर e था। कैसे एनालिसिस किया था सर? आपने यहां पर एक लोड इंट्रोड्यूस किया था P1 और इस डायरेक्शन पे एक लोड इंट्रोड्यूस किया था P2। हाँ बोलो हाँ, किया था ये वाली बात, ये वाली चीज आपने यहां के एनालिसिस पे की थी। सेम यू हैव टू डू हियर, इंट्रोड्यूस अ लोड P1 हियर एंड P2 हियर। जो भी सेक्शन पे आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। अगर आप यहां पर देखें तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता चल रही होगी कि सर P दैट इज इक्वल टू P1 इक्वल टू P2, ये बात तो ठीक है। इसका मतलब सर जो भी हमारा शियर फोर्स पॉइंट B पे था, सेम मैग्नीट्यूड का शियर फोर्स x डिस्टेंस पे भी बनेगा। मैंने कहा हाँ सर, अगर मैं a डिस्टेंस भी लेता और यहां पर दो लोड इंट्रोड्यूस करता, किस तरह कि ये होगा आपका P1 और ये होगा आपका P2, तो भी सर मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब यहां से यहां तक अगर मैं आऊं तो मेरा जो शियर फोर्स डायग्राम है वो क्या बन रहा है, कांस्टेंट बन रहा है। एसएफडी इज कांस्टेंट, इट विल बी देयर एंड इट इज कांस्टेंट। ठीक है साईं, दैट इज क्लियर। नाउ साईं यू थिंक वंस what these two forces will make, P and P2। ये P और P2 मिलकर क्या बनाएंगे? दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस x। लुक एट दिस, P and P2, what they will make, just think and tell me। P and P2 ये क्या बनाएंगे यहां पे? सर these are two forces, see here very carefully, the very beautiful concept है। अगर समझ आ गया तो कभी नहीं रट्टा मारना पड़ेगा। What it will make? Sir, it will make a couple. Yes or no? Sir, it will make a couple because it is two equal and opposite forces separated by a distance x. It is making a couple. Now the question is whether it is a bending couple or twisting couple. यहां आपको सर का गुरु मंत्र काम आएगा। सर ने गुरु मंत्र दिया था कि यदि आपका इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड नहीं है तो आपका टीएम यानी ट्विस्टिंग कपल नहीं होगा। बात समझ आ गया? अगर इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड होता है तभी आपका क्या मिलता है, ट्विस्टिंग कपल मिलता है। इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड है क्या इस प्रॉब्लम में? कैन यू फाइंड एनी इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड? क्या आप इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड आपको मिल रहा है यहां कहीं भी? देखिए नहीं है सर। नाउ इट विल बी मेकिंग अ बेंडिंग कपल। नाउ अगेन यू थिंक at this point, suppose at this location I am calling it xx, the magnitude of this couple is P into x. P is the load and x is the distance. Now if I'll ask you what is the magnitude at A, again you will say कि सर यहां पर तो लोड और इसके बीच की जो दूरी है वो हो जाएगी L,
मतलब सर यहाँ P इंटू एल होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यानी आप यहां पर समझ सकते हैं ये वाले पोर्शन में जब आपने इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग लिया था तो उस कंडीशन में आपका जो m दैट इज p इंटू ई कॉन्स्टेंट था, इस वजह से आपको कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट मिल रहा था। यहां सर m दैट इज p इंटू एक्स, मतलब लोकेशन के साथ ये वेरी करता है, इसका मतलब यहां पर वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। यहां पर वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। और अगर आप इसका कन्वेंशन देखें तो सर अगर इन दोनों का कन्वेंशन देखें तो ये यहां पर नीचे लग रहा है P इंटू एक्स। इन दोनों पॉइंट को मुंडी को पकड़ के घुमाइए यहां से यहां तक, नीचे ही आएगा। इसका मतलब नीचे है मतलब नेगेटिव बनेगा, तो बनाइए उसको। और ये लीनियर क्यों बन गया सर? क्योंकि P एक्स के साथ लीनियर वेरी कर रहा है, इसलिए आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बना वो वेरिएबल बना। मैं V लिखा हूं, V फॉर वेरिएबल। और यहां अगर आप टीएमडी के बारे में सोचें तो मुस्कुरा के कहिए कि ये तो 0 है। आई थिंक अब आप इस चीज को 100% किसी को समझा सकते हैं कि आप यहां पर वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट क्यों मिल रहा है आपको, यहां पर आपको शियर फोर्स क्यों मिल रहा है और बाकी चीजें। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? इज दैट क्लियर? माई पॉइंट्स आर क्लियर टू यू? पक्का? चलें आगे? ओके, आइए एक बात ध्यान से देखिएगा। ये आपका एक मेंबर है जिसमें मैंने एक एक्सियल लोड लगाया है और यहां पर एक कपल दिखाया M। इसकी एनालिसिस करके बताएंगे आप क्या क्या बनेगा इस वाले केस में। अगर आप इसे देखें तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से और क्रिस्टल क्लियर समझ आएगी कि सर यहां एक ALD बनेगा, ALD बनेगा जिसकी मैग्नीट्यूड P होगी। सर एक BMD बनेगा जिसकी मैग्नीट्यूड M होगी। हाँ बोलो हाँ। यानी आप यहां से कह सकते हैं एक्सियल लोड है तो यहां पर एक एक्सियल स्ट्रेस आएगा जिसकी वैल्यू होगी P/A। एक बेंडिंग स्ट्रेस आएगा जिसकी वैल्यू होगी M/Z। अगर मैं आपको यहां नेट स्ट्रेस पूछता तो अब आप समझिए कि जो एक्सियल स्ट्रेस है ये भी आपके नॉर्मल लोड के वजह से आना है, तो ये भी एक नॉर्मल स्ट्रेस है। और बेंडिंग स्ट्रेस जो है ये भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस है। दो सेम नेचर के स्ट्रेस हैं, दैट्स व्हाई यू विल से सर सिग्मा ए प्लस माइनस सिग्मा बी। हम देख के अलजेब्रिकली इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ये वाली बात आपको समझ आ गई? पक्की बात? 100%? अगर समझ आ गई तो आ जाओ इस वाले प्रॉब्लम पे। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर क्या है आपके पास, थोड़ा समझते हैं इस चीज को। मैं यहीं बना देता हूं ताकि आप ये चीज बहुत अच्छे से समझ जाएं और एक बार आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए तो आपको बहुत आसान होता है क्वेश्चन आगे बनाने में। आई थिंक अभी तक की क्लास अगर आप रेगुलर अटेंड कर रहे हैं और आप मुझसे बाकायदा डाउट पूछ रहे हैं तो आपसे कोई भी गलती नहीं होगी आपको, अगर हर मेरी बात समझ आ रही है तो। आइए यहां पर आपका SFD बना, उससे उसके वजह से एक शियर स्ट्रेस आएगा जिसको मैं कह सकता हूं P/एरिया। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस P/एरिया आएगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के वजह से एक बेंडिंग स्ट्रेस आएगा जिसकी वैल्यू होगी
हम अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो PL बाई जेड, क्योंकि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, दैट इज P इंटू एल, राइट। तो PL बाई जेड। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यदि मैं आपको नेट स्ट्रेस पूछूं, now you are not in a position of algebraically adding or subtracting. Why? Because this one is a shear load या shear stress. हाँ बोलो हाँ. And this is a normal stress. राइट? आप ये कह सकते हैं मुझे कि सर एक नॉर्मल स्ट्रेस इधर लग रहा होगा तो शेयर स्ट्रेस इधर लग रहा होगा, दोनों अपोजिट 90 डिग्री पे लग रहे होंगे। सर जब भी फोर्स ऐसा लगता था तो आप क्या करते थे? यू यूज टू टेक द रिजल्टेंट। इन दिस केस वी विल बी टेकिंग द रिजल्टेंट। इन दिस पर्टिकुलर केस वी विल बी टेकिंग द रिजल्टेंट, बट दैट रिजल्टेंट you will study in the form of combined state of stress. आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालते थे, याद आया? एक चैप्टर पढ़ा होगा कंबाइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस, जिसमें आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालते थे, सिग्मा 1 सिग्मा 2। सर जरूरत क्यों पड़ी उस चैप्टर की? व्हाई यू हैव टू टेक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2? क्यों जरूरत पड़ी भाई इसकी? because at that particular member it is subjected to two different kind of stress. One is your shear stress and another is your normal stress, and hence that member is under combined state of stress condition, and that's why you have to go for this principal stress condition. I think this point is clear to you. This is a very important concept. You can't directly do add subtraction here. That's why we have to study another topic, that is combined state of stress. You can write the definition here, that if a member is subjected to both normal as well as shear stress at a point, then the member is said to be under combined state of stress. किसी भी चीज को combined state of stress पे कब बोलोगे? When it is subjected to both normal and shear stress at a point. Getting my point? क्लियर है ये वाली बात? नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस अगर दोनों कहीं लगता है तो उस जगह के एनालिसिस के लिए हमें कंबाइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस लेना पड़ता है। क्लियर? हाँ बोलो हाँ। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ चले? इज दैट क्लियर? बोलिए 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 कमेंट पे। बढ़े आगे, आइए। ये आपका एक मेंबर है, इस मेंबर पे मैंने एक लोड दिखाया ऐसा। अब आप समझिएगा, मैंने ए बी की एनालिसिस करनी है, मैंने ये वाले रॉड की एनालिसिस नहीं करनी, मैं बीसी की एनालिसिस नहीं कर रहा, मैं केवल ए बी की एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, बीसी की एनालिसिस हो चुकी है, क्योंकि अगर आप बीसी मेंबर के लिए देखो तो ये किस तरह का लोड है फॉर बीसी मेंबर। सर फॉर बीसी मेंबर दिस पर्टिकुलर लोड पी इज टीएसएल, और टीएसएल की एनालिसिस तो अभी कर लिया आपने। फॉर ए बी मेंबर वी वांट टू सी, फॉर ए बी मेंबर दिस इज इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड। एबी मेंबर के लिए इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड है, फटाफट बनाते चलते हैं। एएलडी बनेगा क्या? नहीं बनेगा सर। एसएफडी बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। एसएफडी जो बनेगा वो आपका कांस्टेंट बनेगा, और एसएफडी तो आना ही आना है, क्योंकि शेयर फोर्स आएगी। कैसे आप कह दिए सर? क्योंकि मैं जब इसकी एनालिसिस करने जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम, मैं यहाँ पर दो लोड इंट्रोड्यूस करूंगा। जहां कहीं मुझे इसेंट्रिसिटी दिखता है, यहां से यहां तक इसेंट्रिसिटी है, जहां कहीं मुझे इसेंट्रिसिटी दिखता है मैं वहां लोड इंट्रोड्यूस करके देख लेता हूं। नाउ आई कैन से कि सर P1 इज एक्टिंग एज अ TSL, और एज P1 इज TSL, तो TSL की वजह से जो जो बनता है हम बना देते हैं। एक SFD बनेगा जो कि कांस्टेंट रहेगा,
सर बीएमडी बनेगा, मैंने कहा हाँ बीएमडी भी बना दो, वेरिएबल बीएमडी, बिल्कुल बीएमडी बन गया, वेरिएबल बीएमडी। दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इट इज वेरिएबल, वेरी गुड। सर हियर वी विल ऑल्सो सी दैट P and P2 इज मेकिंग अ कपल ऑफ मैग्नीट्यूड। इस कपल का क्या मैग्नीट्यूड है सर? इस कपल का जो मैग्नीट्यूड है वो है P इंटू ई, आया ना, बात समझ आई? और कौन सा कपल है सर? ये ट्विस्टिंग मोमेंट है, क्योंकि इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोडिंग है। समझ आ गया बच्चों? अगर इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोडिंग है तो ट्विस्टिंग मोमेंट है, और ट्विस्टिंग मोमेंट है तो डेफिनेटली इसकी टीएमडी बनेगी। मैं टीएमडी का कन्वेंशन तब बताऊंगा जब हम लोग टॉर्शन पढ़ रहे होंगे, प्योर टॉर्शन पढ़ रहे होंगे, तब मैं इसका कन्वेंशन समझाऊंगा। अभी आप तो ये दिख गया आपको कि टीएमडी जो है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का बनेगा P इंटू ई। क्लियर हुआ ये वाली बात? टीएमडी जो रहेगा वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का बनेगा P इंटू ई। अब आप यहां पर कह सकते हैं कि सर यहां पर फिर से कंबाइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, क्योंकि ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी सर? M/Z। सर ये आपका डायरेक्ट शेयर देगा P/A, और ये वाला जो ट्विस्टिंग मोमेंट है वो भी आपको शेयर स्ट्रेस ही देता है, लेकिन क्या होता है? टॉर्क बाई ZP, पोलार सेक्शन मॉडुलस। पढ़ेंगे ये वाली बात अच्छे से, बट ये समझ लें। अब आप क्या कर सकते हैं सर? ये जो डायरेक्ट शेयर है और इसको दोनों को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सेम नेचर के, दोनों शेयर स्ट्रेस है। यू कैन डू द एल्जेब्रिक ऐड सब्ट्रैक्शन हियर। और चूंकि यहां पर एक बेंडिंग मोमेंट है तो उसके साथ आपको कंबाइन करना पड़ेगा, लेकिन हाँ आप इन दोनों को तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको और इसको। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। क्लियर? हाँ बोलो हाँ। पूरी एनालिसिस आपको समझ आ गई जो मैंने समझाया? एक एक पॉइंट समझ आ गई? कोई डाउट है तो आप पूछें। ठीक है, तो विद दिस हमने सारे लोड का जो एनालिसिस है वो कंप्लीट कर लिया। एक छोटा सा कंक्लूजन टेबल बना लेते हैं, ये तो आप ही फिल कर दीजिएगा फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ चलेंगे। ALD SFD BMD PMD लोड्स। मान लीजिए मैंने आपको फिगर ऐसा शो किया है, इसके लिए LD क्या रहेगा सर? कांस्टेंट। SFD 0, BMD 0, PMD 0। सही बात है? हाँ बोलो हाँ। सेकंड सर अगर ऐसा लगा है सर, इसके लिए ALD 0, SFD 0, BMD कांस्टेंट, TMD 0। पक्का? अरे बाबू इसका नाम क्या था? प्योर एक्सियल लोडिंग। इसका नाम क्या है सर? प्योर बेंडिंग, है ना? प्योर बेंडिंग। अच्छा अगला फिल करिए, क्योंकि आपको यहां से तुरंत पता चल जाएगा ना एक बार में। इसको जब भी आप रिवाइज करेंगे एग्जाम से पहले तो आपको क्लियर हो जाएगा। किस तरह का लोडिंग है सर? इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। इसके लिए ALD बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, SFD 0, BMD कांस्टेंट, PMD 0। बन गया ये वाली बात, है ना? आइए और आगे बढ़ चलिए। इसके लिए बताइए, ट्रांसवर्स शेयर लोड आप इसे कहते हैं। ALD 0, SFD कांस्टेंट, BMD वेरिएबल, TMD 0। इसके लिए बताइए, इसमें ALD 0 होता है, SFD कांस्टेंट, BMD वेरिएबल, TMD कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शेयर लोड।
प्रॉपर दिख रहा है? ये लीजिए, जो पूरा 2 क्लासेस में हमने समझा है इन डिटेल, उसे हमने एक टेबल के फॉर्म में कवर कर लिया। अब एग्जाम से पहले हम बार बार पूरा नोट्स तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ इस टेबल को जरूर देख के जा सकते हैं, जिससे हमें पूरा कंसेप्ट एक बार याद हो जाएगा। देखो जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाती। क्लियर है ना? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पूरी अच्छे से समझ आई होगी, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, है ना? तो डेफिनेटली अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं रीड करके मैसेज जब भी आपका रीड करूँगा आपको जवाब दे दूंगा। आपको डाउट होता है आप नेक्स्ट क्लास में आके हमसे चीज़ें पूछ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, आपसे मुलाकात होगी कल फिर से 6 बजे में, और 6 बजे हम लोग कल नया टॉपिक देखेंगे, राइट? द नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो एट 6 PM, राइट? और हम लोग इसके आगे देखेंगे। लोड तो अब देख लिया, अब एक एक को इन डिटेल देखना चालू करेंगे कि किस लोड की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है एंड व्हाट आर द स्ट्रेसेस दैट वी नीड टू। ठीक है, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, है ना? कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना? 2 बातें जरूर कर लीजिएगा, एक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी क्लासेस की अपडेट और नोट्स वहीं पर आपको मिलेंगे PDF के फॉर्म पे। सेकंड, आप एसेंट गेट एकेडमी का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।